बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ अबाउट क्रिमिनल केस डिस्कस करेंगे। फैक्ट्स कुछ यूं है कि एक कत्ल हुआ तो जो कातिल था एक्यूज्ड, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई। अब वो जो कातिल है एक्यूज्ड दूसरे जिले के एसएचओ के साथ साज़बाज़ करके अपने खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा देता है अंडर सेक्शन 15 AA जो है एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट, या जो केपी के आर्म एक्ट है 2013 के तहत, कि उसके पास अनलाइसेंस असलहा था, जिसकी बुनियाद पर उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुआ। अब यहाँ पर सिनेरियो कुछ यूं है कि एक एफआईआर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट में दर्ज हुआ है उसके खिलाफ जो मर्डर का है, और उसी वक्त उसके खिलाफ दूसरा एफआईआर दर्ज हुआ है जो 15 AA अनलाइसेंस्ड आर्म का है, यानी असलहा रखने का है। तो उन्होंने इसलिए किया कि जब मर्डर का ट्रायल हो तो मैं डिफेंस में ये कहूं कि मैं तो इस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद ही नहीं था, क्योंकि मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मौजूद था और वहां पर मेरे खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हो चुका है और वहां मेरी प्रेजेंस है, लिहाजा ये जो मेरे खिलाफ मर्डर की ट्रायल चल रही है बिल्कुल बेबुनियाद है, और मेरी प्रेजेंस जब नहीं है तो मैंने किस तरह मर्डर किया। लेकिन असल में यूं था कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था वो एसएचओ के साथ मिली भगत करके अपने खिलाफ दर्ज करवाया था। अब यहाँ पर रेमेडी क्या है? तो एक तो ये है कि जो कंप्लेनेंट है वो इस दूसरे एफआईआर को चैलेंज ही ना कर दे, बस ट्रायल चलाए और अपने एविडेंस पेश करे। जो गवाहान होते हैं, जो आई विटनेसेस होते हैं, वो गवाही दे कि इस बंदे को हमने देखा था कि उसने फला शख्स का कत्ल किया, या फला शख्स का कत्ल कर रहे थे या कत्ल किया। और दूसरा ये कि जो सीडीआर की रिपोर्ट होते हैं, कॉल डिटेल रिपोर्ट, वो भी कोर्ट के सामने प्रेजेंट की जाए, पेश की जाए कि ये शख्स जो था वो इस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद था। लिहाजा जो दूसरा एफआईआर दर्ज हुआ है वो डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इस तरह एफआईआर मिली भगत के जरिए दर्ज करवाया गया है, और यह एफआईआर जो है बिल्कुल बेसलेस है और अब्यूज ऑफ प्रोसेस। लेकिन अमूमन कोर्ट यह करती है कि जुडिशियल माइंड इस्तेमाल नहीं करती है। कोर्ट भी कहेगी कि उसका ऑब्जेक्शन तो बिल्कुल सही है, वो डिफेंस में ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ जो दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है वो जेन्युइन है और मैं उस जगह पे मौजूद था। तो यहाँ पर वो ये भी पढ़ सकता है कि जो एडमिशन है वो सबमिट किया जाए और दूसरे एफआईआर में उसको सजा दी जाए, लेकिन उसमें सजा कम मिलती है और पहले में ज़्यादा मिल रही है। अब ये कि कोर्ट कहेगा कि उसका डिफेंस भी जेन्युइन है कि वो इस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद ही नहीं था, तो किस तरह उसकी प्रोसिक्यूशन हो सकती है। और आपको ये कहा जा सकता है कि आपने चैलेंज क्यों नहीं किया। तो दूसरी रेमेडी ये है कि हम हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करें, क्वेश्चनमेंट की पिटीशन दायर करें कि जो सेकंड एफआईआर है उसको क्वेश्चन किया जाए। लेकिन इससे कबल एक रेमेडी कैंसिलेशन की होती है, जो पुलिस ऑर्डर 1934 के तहत दी गई है कि आईजी को दरख्वास्त दी जाती है कि ये जो एफआईआर दर्ज किया गया है बिल्कुल बेबुनियाद है, और इससे कबल एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसको खराब करने के लिए, उसमें मसाइल बनाने के लिए और अब्यूज ऑफ प्रोसेस के लिए ये दूसरा एफआईआर दर्ज किया गया है, लिहाजा इसको कैंसिल किया जाए। तो कैंसिलेशन मनसूखे की दरख्वास्त दी जा सकती है। लेकिन अब कानून की नजर में देखते हैं कि जो एफआईआर दर्ज हुई है सेकंड, क्या वो मेंटेनेबल, सस्टेनेबल है या नहीं है। तो हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट केस ला है, उसकी जो साइटेशन है 2022 PCRLJ पेज जो है 1050 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसका जो पैरा ए है उसमें यह डिस्कस किया गया है कि counsel for accused contended that the instant FIR was replica of earlier FIR which was quashed by the High Court. The second FIR on same facts was brought under the law. That civil proceedings between the parties was also pending. That both civil and criminal proceedings could not go side by side, and requests for stay of criminal proceedings till the decision of civil litigation by declaring that criminal proceedings were dependent upon the outcome of civil litigation. Second FIR was based on entirely different facts and premises. तो यहाँ पर कौंसल जो है एक्यूज का वो ये आर्गुमेंट पेश कर देता है कि एक्यूज के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। एक एफआईआर क्वेश हो चुका है बाय हाई कोर्ट, और दूसरा एफआईआर जो है वो उसी का रेप्लिका कॉपी है, तो दूसरा एफआईआर मेंटेनेबल ही नहीं है। और तीसरी बात यह कि सिविल और क्रिमिनल केसेस साइमल्टेनियसली प्रोसीड नहीं हो सकते, लिहाजा क्रिमिनल केस को स्टे किया जाए टिल द डिस्पोजल ऑफ सिविल केस, सिविल लिटिगेशन। लेकिन कोर्ट ये कहती है कि जो सेकंड एफआईआर है वो टोटली डिफरेंट सिनेरियो पर मौजूद है, फैक्ट्स पर मौजूद है, और प्रीमिसेस जो जगह है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। Even the nature of the documents was different, therefore it could not be termed as replica or version of earlier FIR. Second FIR was proceedable under the law. तो कोर्ट ये वर्डिक्ट देती है कि जगह भी मुख्तलिफ है और बिल्कुल सिचुएशन भी मुख्तलिफ है, लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता है कि जो दूसरा एफआईआर है वो पहले एफआईआर की क्या है, कॉपी है, या उसी तरह सेम इंसिडेंट के बारे में है। लिहाजा ये सेकंड एफआईआर जो है ये प्रोसीडेबल है अंडर द लॉ। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट जो केस ला है वो है 2024 PCRLJ पेज जो है 1409 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसका जो ऑथर है अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस ने इसको आतर किया है। इसमें यह है कि कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि एक एफआईआर एक प्लेस एक थाने में दर्ज हुआ और दूसरा एफआईआर दूसरे थाने में दर्ज हुआ। अब ये क्या है कि हाई कोर्ट डिक्लेयर कर देता है
ये के फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड एट प्लेस आई were cancelled during proceeding before High Court and matter was referred to Federal Investigation Agency FIA, where the proceedings were closed on technical ground of non-pursuance failure on part of complainant to verify contents of the complaint. Registration of FIRs at place I were unlawful, therefore it would not be deemed that the matter had never been referred to Federal Investigation Agency. High Court declared that FIRs in questions were registered unlawfully and in excess of jurisdiction by in charge police station at place I and were quashed. At the time of filing of application and registration of FIR, complainant was abroad. High Court directed Inspector General of Police to hold detailed inquiry against in charge police station and other officials in the matter of registration of FIRs by incorporating false statement regarding presence of complainant at the police station. Constitutional petition was allowed accordingly. तो इस केसला में यह बयान किया गया है कि एक एफआईआर दर्ज हो चुका था जिसको हाई कोर्ट ने कैंसिल किया, फिर दूसरे प्लेस में दूसरी जगह में दूसरा एफआईआर दर्ज हो जाता है सेम इंसिडेंट के मुतालिक। अब उसको चैलेंज किया गया है तो क्या होता है कि हाई कोर्ट जो है उसको क्वेश कर देता है और जो इंचार्ज होता है ऑफ पुलिस स्टेशन उसके खिलाफ आईजी ऑफ पुलिस को इंक्वायरी करने का हुक्म देता है और कहते हैं कि जो कंप्लेंट है वो अब्रॉड यानी बाहर मुल्क में था, तो अब किस तरह कह सकते हैं कि वो ताने में आया और उसने कंप्लेंट दर्ज की, शिकायत दर्ज की, जिनके बुनियाद पर हमने ये एफआईआर दर्ज की है। लिहाजा जो एफआईआर है वो सस्टेनेबल ही नहीं है क्योंकि कंप्लेंट मौजूद ही नहीं था। और ये कि दूसरा एफआईआर किस तरह दर्ज किया गया कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है। तो जो दूसरा एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है एसएचओ है उसने क्या किया है, अपने इख्तियारात से तजावुज़ की है, लिहाजा एफआईआर को क्वेश किया जाता है। तो यहाँ से मालूम हो गया कि एक एफआईआर जो था वो दर्ज किया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया, दूसरा एफआईआर भी दर्ज हो गया उसको भी हाई कोर्ट ने क्वेश कर दिया एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन के बुनियाद पर। इसी केसला में बड़े आसान अंदाज के साथ ये भी डिस्कस किया गया है कि जब एक एफआईआर दर्ज हुई हो और दूसरा एफआईआर भी दर्ज हो जाए, उसके बाद मालूम हो जाए कि पहले से एक एफआईआर दर्ज है, तो दूसरा जो एफआईआर है उसको कैंसिल किया जाएगा पुलिस ऑर्डर 1934 के तहत या हाई कोर्ट के जरिए उसको क्वेश किया जाएगा। तो इसको भी रीड आउट करते हैं। A1 if second FIR was registered, investigating officer was informed by accused regarding earlier registered FIR, then it was bound duty of subsequent investigating officer to requisition attested copy of earlier FIR, examine its contents, and if allegations were in respect of one occurrence or the offense related to one and the same transaction, then investigating officer of subsequent FIR was to process a case for its cancellation under police rules 1934. Registration of second FIR was in flagrant violation of principles and law laid down by Supreme Court in Sora BB case, reported as PLD 2018 Supreme Court of Pakistan, citation number page 595. High Court quashed second FIR registered by police against petitioner. Constitutional petition was allowed accordingly. इसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट केसला है वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। 2025 MLD पेज जो है 165 सिंध लड़काना बेंच हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें डिस्कस किया गया है Police had registered the FIR and the direction for the registration of a second FIR was not permissible under the law. First information report was examined, in which the place of incident and time of occurrence were completely different from the time and the place of the incident shown by the present application in the memo of application under section 22A6 CRPC. Therefore, it could be safely said that two separate incidents required separate registration of FIRs to let the investigation come into motion. और इसी केस लॉ का जो पैरा 7 है उसमें भी कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया है कि सोहरा बीबी केस में यह कहा गया है कि सेम इंसिडेंट के मुतालिक दो एफआईआर दर्ज नहीं होते हैं, और इसके बरक्स अगर मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हो, ऑफेंस हो डिफरेंट प्लेसेस पर, तो वाज़ेह तौर पर दो एफआईआर दर्ज हो सकते हैं, 3 एफआईआर दर्ज हो सकते हैं और प्रोसीड और इन्वेस्टिगेट हो सकते हैं। इसी केस लॉ में यह बयान किया गया है कि जो एप्लीकेशन 22A6 में बताया गया है वो सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जगह भी मुख्तलिफ है, लिहाजा दूसरा एफआईआर दर्ज हो सकता है और वो क्या है, बार्ड बाई लॉ नहीं है। इसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट केस लॉ है उसकी जो साइटेशन है PLD 2015 बलूचिस्तान हाई कोर्ट पेज जो है 54, उसका जो पैराडी है उसमें लिखा है, उसमें बयान किया गया है क्वेश्चंस ऑफ FIRs प्रिंसिपल। लार्ज नंबर ऑफ FIRs were got registered against petitioners all over the country for one and the same occurrence. Petitioners sought quashing of FIRs pending before different countries subordinate to the High Court. Validity. Court had to examine facts and circumstances giving rise to all FIRs, and test of sameness was to be applied to find out whether all FIRs related to same incident
in respect of same occurrence or were in regard to incidents which were two or more parts of the same transaction. If answer was in the affirmative, second or remaining FIRs were liable to be quashed. In case contrary was proved, where version in second FIR was different and they were in respect of two different incidents crimes, second FIR was permissible. तो इसमें यह वर्डिक दी गई है कि अगर मल्टीपल्स एफआईआर दर्ज हुए हो और रिकॉर्ड से मालूम हो जाए कि सब मल्टीपल्स एफआईआर जो है वो एक ही तरह के एक्विजिशन एलिगेशंस लेवल कर रहे हैं अगेंस्ट एक्यूज्ड, यानी उसमें जो इंसिडेंट्स है, ऑकरेंस है, ऑफेंस है वो सेम है, तो बाकी एफआईआर को क्वेश किया जाएगा और एक एफआईआर रह जाएगा। और अगर सूरत मुख्तलिफ है, डिफरेंट ऑफेंसेस है, डिफरेंट प्लेसेस है, तो सब जो एफआईआर है वो क्या है, प्रोसीडेबल है, मेंटेनेबल है अकॉर्डिंग लॉ। अब क्वेश्चन के लिए प्रिंसिपल बयान किए गए हैं तो उस केस लॉ को भी डिस्कस करते हैं। उसकी जो साइटेशन है 2023 PCRLJ पेज जो है 38 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसका जो ऑथर है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। तो इसमें लिखा गया है ओनली दोज केसेस could be quashed from which no offense was made out from bare reading of FIR or where there was no legal authority for registration of a criminal case or where registration of FIR was based upon modified and considered to be abuse of process of law and or where no other alternate remedy was provided to deal with the situation raised in any criminal case। तो यहाँ पर क्या करता है हाई कोर्ट डिक्लाइन टू क्वेश सेकंड एफआईआर एज ग्राउंड राइज बाय पिटिशनर फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ सेकंड एफआईआर वाज नॉट लीगली justiciable nor very registration of subsequent FIR under Anti-Money Laundering Act 2010 was contrary to principles laid down by Supreme Court। तो यहाँ पर यह था कि एक्यूज के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हुए थे। एक एफआईआर जो था वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 का सेक्शन जो 4 है और सेक्शन 9 के तहत दर्ज हुआ था, और दूसरा एफआईआर जो था वो पीपीसी के सेक्शन 420 वगैरह के तहत दर्ज हुआ था। अब उन्होंने दूसरे एफआईआर को चैलेंज किया कि इसको क्वेश किया जाए, ये जो है मेंटेनेबल नहीं है। तो इसमें हाई कोर्ट यूँ करती है कि क्वेशमेंट यानी क्वेश कब किया जाता है कोई एफआईआर, उसके लिए ग्राउंड्स बयान किए गए कि जब एफआईआर में जुर्म ही वाज़ह ना हो, यानी जो एफआईआर है वो कोई जुर्म नहीं बताता हो। दूसरा एक के मेलाफाइड इंटेंशन के से वो एफआईआर दर्ज हुई हो, या ये कि जुरिस्डिक्शन ही ना हो और एफआईआर दर्ज हुई हो, और इसी तरह कोई अदर रेमेडी मौजूद ना हो सिचुएशन को डील करने के लिए, तो तब क्वेशमेंट की रेमेडी अवेल हो सकती है। तो यहाँ पर क्वेशमेंट के जो ग्राउंड्स है वो भी बयान किए गए, और यहाँ पर यह बयान किया गया कि जो सेकंड एफआईआर दर्ज हुई है वो मेंटेनेबल है, इसलिए कि उसके ग्राउंड्स मुख्तलिफ है और वो ऑफेंस मुख्तलिफ है, लिहाजा दूसरा एफआईआर वो मेंटेनेबल है, सस्टेनेबल है, क्योंकि वो स्पेशल लॉ के तहत दर्ज हो चुका है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत, और उसका जो सिचुएशन है, सिनेरियो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, लिहाजा वो क्या है, प्रोसीडेबल है। तो इन केसेस लॉ की रोशनी में हम ये समझ चुके हैं कि 2018 PLD सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो केस लॉ की साइटेशन है पेज नंबर 595, उसमें यह इंटरप्रेट किया गया है कि एक वाक़ये के मुतल्लिक यानी एक जुर्म के मुतल्लिक 2 या 3 या 4 यानी एक से ज़ायद एफआईआर दर्ज नहीं हो सकते। अब दूसरी बात यह कि अगर 2 एफआईआर दर्ज हुए हो और दोनों मुख्तलिफ जराइम के मुतालिक दर्ज हुई हो एक पर्सन के खिलाफ, तो वो भी मेंटेनेबल है, सस्टेनेबल है, उसको इस केस लॉ में एड्रेस नहीं किया गया है, बल्कि दीगर केस लॉ में एड्रेस किया गया है कि जब डिफरेंट सिचुएशन हो, प्लेसेस हो, सिनेरियो हो और ऑफेंसेस हो, तो दोनों केसेस जो है वो प्रोसीडेबल है, मेंटेनेबल है। लेकिन जो हमारी सिचुएशन है, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें यह है कि एक वक्त पर 2 तरह के जराइम के मुतालिक 2 एफआईआर दर्ज हुई है, तो 2 एफआईआर तो दर्ज हो सकती है 2 जराइम के मुतालिक, लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक टाइम पे प्रेजेंस एक ही जगह पर होगी, ना कि 2 जगह पर। तो वाज़ेह हुआ कि जो दूसरी एफआईआर है वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस के लिए दर्ज हो गई है, तो ये भी एक ग्राउंड है, इसको भी क्वेश किया जा सकता है। तो मेरे स्टडी के मुताबिक जो मैंने फैक्ट्स बयान किए, तो इस तरह फैक्ट्स यानी सिमिलर सर्कमस्टांसेस मुझे किसी भी केस में नहीं मिले। तो ये जो प्रेजेंट केस है ये लीडिंग केस बन सकता है अगर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए और ये केस जो है फैक्ट्स बयान किए जाए, तो ये दूसरे केस में भी मददगार साबित हो सकते हैं और जो सेकंड एफआईआर है वो क्वेश हो सकता है।